हम्म। सभी दर्शकों का स्वागत है। तो हमारे इस कार्यक्रम में मैं निखिल सबलानिया नई दिल्ली से, और मेरे साथ मौजूद हैं माननीय श्री अमृतलाल रावल जी, ए एल रावल जी, जो कि रिटायर्ड प्रोफेसर रहे, प्रकाशक रहे, जर्नलिस्ट रहे। कई विषयों पर वे अपनी बात रखते हैं, लेखन के माध्यम से और वार्ता के माध्यम से। और साथ में आदरणीय माननीय रमेश भंगी जी, जो कि भारतीय भारत सरकार से रिटायर्ड हैं एज ए ट्रांसलेटर। एक लेखक हैं, एक विचारक है, एक चिंतक है। समाज के और देश के हर मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं और लिखते हैं। और सोशल मीडिया पर तो खास करके बहुत एक्टिव रहते हैं सर। तो आपकी सोशल मीडिया की, रमेश सर जी, मैं आपसे पहले, हम आज के टॉपिक पे आए तो अमृतलाल सर, जी। मैं बताता हूँ आप दोनों को। पहले मैं एक बात बताता हूँ, मैं जी। कि रावल सर से को मैं कई सालों से जानता हूँ। और जी। मुझे ये कार्यक्रम में मिले थे ताल कटोरा स्टेडियम में। तो मैं रावल सर से मिला और मैंने इनका ऑफिस देखा। और इनके पास इतनी पुरानी पुरानी बाबा साहेब जी की और जाति की समस्या और बुद्धिज्म की जो बुक्स थी, हम्म। तो वो, मतलब, वो एक ऑफिस में एक अलग ही फीलिंग आती है। मतलब लगता है ना कि एक इंसान वो 80s और 90s के अंदर बैठ के काम करते हैं। और रावल सर के पास छोटा पोर्टेबल टाइपराइटर है। और मैं इतना बेवकूफ हूँ कि मैं अपना टाइपराइटर, मदर का एक था एक, वो मैंने उठा के कबाड़ी को दे दिया। और अब मेरा दिल करता है टाइपराइटर अब खरीदने जाओ तो बहुत कीमती है टाइपराइटर। रेयर तो है। जी, तो जब मैं उनके ऑफिस में गया तो वो जो फीलिंग आती है, आज भी जो उनकी किताबें है ना, उन्होंने जो पब्लिश करी है किताबें, वो खास करके कर्नाटका, तमिलनाडु में बहुत लोग उनको पढ़ते हैं। तो रावल सर, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आपका वीडियो आप ऑन कर लीजिए, मैं आपको यहाँ से वो भेज रहा हूँ। तो मैं आप आवाज सुन रहा हूँ। जी हाँ, आपका वीडियो। वीडियो तो मेरे तो जी, तो मेरा तो वीडियो आ रहा है सामने। नहीं सर, हाँ यहाँ पे दिख नहीं रहा है ऑन। तो मैं तो बात अब कर रहा था रमेश सर की। तो बताइए मैं क्या रावल करूँ। सर, मैंने बताया कि मैं जब आपके ऑफिस में आया तो कैसी मेरे को फीलिंग आई। आपका वो पोर्टेबल टाइपराइटर जिस पे आप बैठ के बिल बनाते हैं, और मैंने पहली बार पोर्टेबल हाँ टाइपराइटर। बिल्कुल। जी, और मतलब देखिए क्या अच्छा है ना। वो जो जी, हाँ जी वो जो है, मतलब आप एक्चुअली थोड़ा सा खराब हो गया है, लेकिन मैं भी इसको इस्तेमाल करता हूँ। और उनकी जो रिपेयर में होती है, रिपेयर करवाना करने वाले हैं, वो पहले आते थे, वो हमको कहते हैं कि 1 साल का ठेका कर लो हमारे से, हम तभी आएंगे। मतलब अब उनको भी उन्होंने जाना अपने पूरे किसी पंजे में आने हैं। जैसे आपने कहा आपकी कंप्यूटर आवाज वाले तो, जो है ना आपकी ऐसे आवाज ऐसे साफ नहीं करते आ हैं। रही है। मेरे को लगता है कुछ नेटवर्क का इशू है, तो आवाज साफ नहीं। अच्छा। जी, तो रमेश सर, मैं आपके पास आता हूँ। आपकी अच्छा तो तो जी सोशल मीडिया पर रीच बहुत ज्यादा हो गई है, मतलब। हालांकि मैंने देखा कि जब कहा भी जाता है कि सोशल मीडिया पे नेगेटिव कमेंट, नेगेटिव बातें और गर्म मुद्दे ज्यादा हावी होते हैं। उस समय कई लाखों तक आपकी पोस्ट पहुंची अरे थी। 9.4 मिलियन हो गया था। 9.4 मिलियन, ओह, मतलब नाइन 94 लाख। पॉइंट फोर मिलियन पे चला गया था। ओह, 94 लाख। और वो मुद्दा लेकिन क्या था, हाँ, वही थोड़ा दर्शकों को बताएंगे। वो मुद्दा तो वर्गीकरण वाला था। और वो ट्रोल ज्यादा था, ट्रोल ज्यादा किया गया उसमें। हाँ, ये बहुत समस्या है सोशल मीडिया पे कि जब भी कोई हाँ। बात पे इंसान एक लीग से हटकर कोई बात बोल दे, मतलब एक लीग, इंसानों की जो सोच है ना, एक जाम जैसी सोच हो जाती है। जैसे बर्फ की सिल्ली जम जाए, या लोहा एकदम पिघाल के हम उसको जमा देते हैं, या पत्थर कई बरसों के बाद माटी से पत्थर बन जाए। और जब ये सोच, जो इंसानों की ऐसी मजबूत सोच होती है, उससे थोड़ा सा जो बदलाव की कोई बात करता है, तो उसको रोका जाता है। और वही शायद उस समय भी आपके साथ हुआ। लेकिन मैं रावल सर को बताना चाहूंगा, और आप तो जानते हैं, और मैं एक विशेष कार्यक्रम करना भी चाहता हूँ माननीय सुखलाल धनी जी के ऊपर।
आज जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बताता हूँ कि जब फेसबुक आया तो वो रिटायर्ड थे, और आई थिंक जब फेसबुक आया तो उनकी एज जो है वो 78 या 68, ऐसे 78 आई थिंक होगी, हाँ, क्योंकि 90 के बाद उनकी डेथ हुई है। तो वो रिटायर्ड सेक्रेटरी थे हरियाणा गवर्नमेंट के, और आई थिंक पहले शेड्यूल कास्ट के सेक्रेटरी वो हरियाणा गवर्नमेंट में रहे होंगे, और काफी उन्होंने बुक्स लिखी। और मैंने नॉर्थ इंडिया में कोई ऐसे राइटर ऑथर मेरे को नॉर्थ इंडिया के नहीं मिले जिन्होंने इंग्लिश में इतना सारा काम किया हो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से, हाँ, दलित। अच्छा धामी था। हाँ जी। हम्म, ऐसा ही धामी था। ऐसा ही धामी एस हाँ, शुक्ला, एस उनका एल नाम धनी। था। एस एल धनी जी सर। वो शॉर्ट में एस एल धनी लिखते थे। तो जी। अच्छा। तो आज के मैं जो यूथ जो लोग देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि फेसबुक पर आप एस एल धनी या शुक्लाल धनी ऐसे उनका नाम है, और मैंने एक पेज भी उनका उन्हीं के समय से बनाया हुआ था। सबसे ज्यादा पोस्ट वो लिखते थे जाति की समस्याओं पर, और सीधा कटाक्ष करते थे, और मरते दम तक भी। मुझे लगता है जब वो मरने से भी, डेथ होने से पहले भी जब बेड पर वो होंगे, तब भी वो कुछ ना कुछ फेसबुक से लिखते थे, और बड़े एंथुजियास्ट थे। मैं उनसे बहुत मिलता था, उनके घर जाता था, प्रिंट आउट निकाल के रखते थे अपनी सारी बातों का कि ये करना है वो करना है और ये ऐसा करना है। तो रावल मेरे सर घर जैसे, भी आए थे। जी, और मेरे घर भी आप दोनों आए थे। जी, तो रावल सर जैसे सरोजनी लोग, नगर। रमेश सर जैसे लोग, और धनी सर जैसे लोग, यही लोग हैं जो कि समाज को सही दिशा दे रहे हैं, सही मायने में तो मैं ये कहूंगा। सोशल मीडिया, जब मैंने यूट्यूब शुरू किया चैनल सबसे पहले अम्बेडकर टाइम्स, और जब मैं यूट्यूब पे गया तो सब पहले यूट्यूब को देखे, सब छोटे दृष्टिकोण से देखते थे। सारे टीवी चैनल यूट्यूब पे आ गए। अभी तो आमिर खान ने भी अपना यूट्यूब पर लॉन्च कर दिया है एक नया चैनल। और सोशल मीडिया पर भी हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट सब आ गए, बल्कि अब जो हम हमारे जैसे जो लोग हैं ना, उनकी आवाज सोशल मीडिया पे दब गई है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो अल्टरनेटिव मीडिया शुरू हुआ था, वो मीडिया खत्म हो गया है। खैर, तो आज के मुद्दे पर आते हैं, और मुद्दा यह है जो कि हमने इससे पहले भी, मेरा और रमेश भंगी सर का और रावल सर का, अमृतलाल रावल सर का एक और वीडियो हमने चर्चा करी इसके ऊपर। तो हमारी जो चर्चा थी उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। वो हमारी चर्चा थी, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर, कि ध्रुवीकरण जो हो रहा है अ, हमारे देश के अंदर राजनीति का। देखिए, हम तो बचपन से देखते हुए आए। क्या देखा हमने बचपन से? हमने देखा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन मजहब ही, मेरे को तो लगता है ये मजहब ही सिखाता है आपस में बैर रखना। मुझे पता नहीं क्यों, हाँ, ठीक है। मजहब ही सिखाता है आपस में बैर रखना। जिन्होंने ये लाइन लिखी, मिस्टर इकबाल, वो प्रमुख, वैसे मैं बता दूं, वो कश्मीरी पंडित थे, और वे प्रमुख व्यक्तियों में से थे जिन्होंने कश्मीर में कश्मीर की आज़ादी की बात शुरू करी, जो आगे चल के फिर भारत से अलग होना और ये सब चीजें। खैर, हम उस इतिहास में नहीं जाते, हम इसका सिर्फ विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले रावल सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पाकिस्तान बना धार्मिक आधार पर, आप चले गए शायद, कुछ समस्या आ रही है, तो रमेश सर मैं आपसे ये वाला फिर क्वेश्चन आपके पास बाद में आता, आपसे रख देता हूँ कि पाकिस्तान बना धार्मिक आधार पर, यहाँ पर सब चाह रहे हैं कि भैया हमारा हिंदू राष्ट्र बने, हिंदू राष्ट्र बने। तो बताइए आपकी क्या विचार है, क्या होगा अब हिंदू ये राष्ट्र मेरे तो बन ख्याल पाएगा? नहीं, ये चला गया तो। अब आप सवाल अपना दोबारा पूछ लीजिए, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। हाँ जी सर, मैं आपके पास, रावल सर मैं आपके पास दोबारा आता हूँ, आप वीडियो ऑन कर लीजिए। मैंने अभी रमेश जी से पूछा है। जी, देखिए, अच्छा। भारत जो है ना, भारत एक धार्मिक देश नहीं है, रिलीजियस नेशन नहीं है, रिलीजियस कंट्री नहीं है। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो इसको ये कहना कि यहाँ किसी एक धर्म का रहेगा, या जिस तरह से पाकिस्तान होगा, पाकिस्तान की तो नींव ही धर्म के आधार पर रखी गई थी ना, तो वो तो धार्मिक कंट्री हो सकता है। लेकिन हम कैसे, हम अपने देश को धार्मिक कंट्री नहीं कह सकते। हम तो डेमोक्रेटिक कंट्री है भाई। हमारे ऊपर वो धारणा नहीं होती
कि भाई हिंदुओं का पाकिस्तान मुसलमानों का हो गया तो हमारा ये हिंदुओं का, ऐसा नहीं है। ये देश हिंदुओं का नहीं है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री, ये सबका है। यहाँ कोई इसका बंटवारा हिंदू और मुसलमान के रूप में नहीं हुआ है। पाकिस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ है, वो उन्हें मिल गया। लेकिन भारत जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ किसी धर्म के आधार पे इसका बंटवारा नहीं है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम तरह के, चार तो मुख्य रूप से हमारी जबान पे चढ़े हुए हैं, लेकिन बहुत सारे धर्म है यहाँ पे, ये सबके लिए है। और ये कल परसों भी हमने बात की थी कि इतनी विविधताएं हैं भारत देश में, धार्मिक विविधताएं हैं, सांस्कृतिक विविधताएं हैं, भाषाई और तमाम तरह की विविधताएं हैं, सांस्कृतिक विविधताएं हैं। उसको एक सूत्र में पिरोया नहीं जा सकता। उनकी सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी कायम रहेगी और वो समाप्त नहीं की जा सकती। सबका अपना आइडेंटिटी, सब यहाँ के मूल निवासी हैं भाई, हर कोई। तो यहाँ पे ये धर्म वाला फंडा नहीं चलेगा। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है और ऐसा यहाँ धर्म के आधार पे हिंदू राष्ट्र जैसी ये भावना जो जागृत करने की कोशिश की जा रही है, तो वो यहाँ नहीं चलने वाला। ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव विचारधारा है, बहुत ही मानव विरोधी, राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी और समाज को तोड़ने वाली ये सोच है जो बहुत खतरनाक है। और पिछले 10 सालों में हमने देख लिया है कि देश में जितनी नफरत अब पैदा हुई है, इतनी पिछले सैकड़ों सालों में भी नहीं हुई है। ये हमने देखा, बचपन से हम लोग देखे, जो पढ़ते आए हैं, पढ़ाई के आधार पे हम लोग कह रहे हैं, और जो हमने देखा भी है। मेरी 68 एज होने वाली है, तो सर ऐसा हमने क्या देखा आपने, 5-6 क्या साल की देखा उम्र में अकल आ जाती है। आपने जो तो भाई बचपन में 60 देखा? साल में हमने नहीं देखा कभी इतनी नफरत आपने जो अच्छा, आपने कभी इतनी नफरत नहीं देखी आपस में धार्मिक रूप ना। से? अच्छा सर, एक बात ये बताइए। नफरत प्रायोजित नफरत है, प्रायोजित है सर ये आपको नहीं लगता प्रायोजित की जा रही है, कि इंसर्ट की जा रही है, इंड्यूस की जा रही है। सर, अगर हम ये पार्टीशन से पहले का भारत देखें, तो जी पार्टीशन से पहले के भारत में हम ये देखते हैं कि बेशक कहीं मंदिर था, कहीं मस्जिद था, और बुद्ध विहार भी थे एक समय तक। कई सालों पहले चीनी यात्री यहाँ पर आते हैं, हालांकि उस समय मस्जिद नहीं थे, लेकिन तब मंदिर थे, बुद्ध विहार भी थे, जैन मठ भी थे। तो हमारे यहाँ तो एक समावेशी, हमने कभी रिलीजन को एक फिलॉसफी और एक स्टडी के रूप में अपनाया। कभी हमने, मेरे को लगता है हमने कभी राजनीति के रूप में तब भी नहीं अपनाया जो आज से 1000 साल पहले का इंसान था। बिल्कुल, बिल्कुल नहीं अपनाया हमने कभी भी। देखिए हमारे छह छह दर्शन है, छह दर्शन में तीन तीन दर्शन तो पूर्णतः नास्तिक है और एक चार्वाक दर्शन पूरी तरह से नास्तिक है। तो इतने हमारे शास्त्रों में, दर्शनों में, एक नास्तिक धर्म को, हम नास्तिक दर्शन को हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखा गया है, सबको सम्मान की दृष्टि से दिया गया है। तो भाई हर एक का आदर है, विरोध का भी आदर किया गया है। तो यहाँ तो ये तो इतने दिनों में पता समझ में नहीं आ रहा है इनका क्या दृष्टिकोण है। अरे दूसरे देश के ऊपर लोग आक्रमण करते हैं, यहाँ तो देश के अंदर अपने ही ये युद्ध जो है जनता के विरुद्ध ही छेड़ दिया गया है, जनता को आपस में ही भिड़ा दिया गया है, आपस में नफरत इतनी भर दी गई है, एक दूसरे की दुश्मनी कर दी गई है। हर रोज इतने वीडियो आ रहे हैं, हम लोग तरह तरह की रीलें देख रहे हैं। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने रील देखी कि मेरठ में एक उसने पुलिस किसी एसएचओ या पुलिस इंस्पेक्टर ने थाने में इफ्तार पार्टी रख दी तो उसे सस्पेंड कर दिया। अरे भाई प्यार मोहब्बत की बात है, तो प्यार मोहब्बत के खिलाफ भी आप जंग छेड़ेंगे? जो व्यक्ति प्यार मोहब्बत की बात कर रहा है, आप उसके खिलाफ जंग क्यों छेड़ रहे हैं भाई? भाई घृणा का विनाश होना चाहिए, प्रेम मोहब्बत का तो विस्तार होना चाहिए। तो ये कैसे कैसा भारत ये बना दिया कि नफरत करने लगे एक दूसरे से, सड़कों पे जी हम सर। डरने। आप बहुत पहले आप उसने कहा था, मेरा ख्याल है आपने आमिर खान अच्छी ने। बात करी है सर, लेकिन ये अच्छी बात है तो 47 के बंटवारे से पहले भी होती थी। तो 47 में बंटवारा क्यों करना पड़ा, मैं इस पे अमृत लाल रावल जी के पास आता हूँ सर। जी तो आपके हिसाब से जो रमेश सर ने बात बोली है बहुत अच्छी बात है, और हमें ऐसा ऐसा ही सोचते थे, हम ऐसा देश बना रहे थे। कांग्रेस ने
कांग्रेस ने काफी सारे जो बातें थी मुस्लिम लीग के, इसकी जो मुस्लिम उनके नेता थे, तो लिखित रूप में, तो क्योंकि मैंने ये पूरा टेक्स्ट में पढ़ा है, मैं सिर्फ हवाई बातें नहीं कर रहा, और ये जो मैं बातें सारी कर रहा हूँ मैंने स्टडी करी है। इश्तियाक अहमद, जो पाकिस्तान बॉर्न स्वीडिश राइटर है, आई थिंक स्वीडिश या स्विस राइटर है, वो वहां पर प्रोफेसर रिटायर हुए हैं, उन्होंने बुक लिखी है मोहम्मद अली जिन्ना पर, तो वो मैंने बुक पढ़ी है। तो उसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि कांग्रेस ने मुस्लिम नेताओं की लगभग सारी बातें मानी, और कांग्रेस सबको लेके चलना चाह रही थी। हमने देखा कि पूना पैक्ट भी एक समय हुआ, उसमें भी कांग्रेस ने कई सारी बातें मानी, फिर भी हमारे देश का बंटवारा हो गया। अब मैं सर आपसे पूछता हूँ कि ये जो अब हमारी जो ये जो सोच है कि भाई हम तो चाहते हैं कि एक हो, लेकिन जो राजनीति एक चल पड़ी है देश में कि भैया और बांटो हर तरह से, तो आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आपका नजरिया इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आपके परिवार ने वो दंश सहा है। तो मैं चाहता हूँ कि बंटवारा चलिए हो गया, अब आप पाकिस्तान को भी देखिए, बांग्लादेश को भी देखिए, क्या धर्म के नाम पर जो राष्ट्र हम्म, बने उनका क्या हाल है, हम्म। और हमारे यहाँ पर कैसा है आप जानते हैं, 100 करोड़ से ज्यादा तो गरीब लोग ही है इस देश में। तो बताइए सर, आपके हिसाब से सही है जो हमारे राजनीति तैयार कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की ऐसा परिकल्पना? है नहीं कि ऐसा है नहीं कि जो मैं अभी आपको एक किताब दिखाता हूँ। ये है किताब। ये किताब नहीं है कि पैम्फलेट, ये स्पीच है जो कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में बांटी गई थी। जी सर, थोड़ा रखिए। इसका नाम है इंटेरोगेटिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हाँ जी, ये स्पीच बांटी गई थी। इंडियन हिस्टोरिकल एसोसिएशन की मीटिंग हुई थी, हिस्ट्री कांग्रेस की मीटिंग हुई थी, तो उसमें ये स्पीच बांटी गई थी। इसमें ये लिखा हुआ है कि जो है ना, मतलब जैसे कि इन्होंने कहा कि वी आर, हम तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, लेकिन ये डाइवर्सिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं। मतलब हम बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है, यूनिटी नहीं है हमारे में, ये इस किताब में कहा गया। और ये जो स्पीच थी, ये उस समय के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर अंसारी जो थे, उन्होंने ये रिलीज की थी। उन्होंने इनॉग्रेशन किया था हिस्ट्री कांग्रेस का 28 दिसंबर 2014 से 30 दिसंबर 2014 में ये कांग्रेस हुई थी, मतलब कन्वेंशन हुई थी 3 दिन की। मैं भी वहां गया था। तो ऐसा है कि ये जो अब आप कह रहे हैं कि जो जिन्ना जो था वो बनना चाहता था, उसको पता था कि मैं मर जाऊंगा 1.5 साल में। उसके डॉक्टर ने कह दिया था कि आप अगर कि आप जो है ना, आपके पास सिर्फ 1.5 साल है ज्यादा से ज्यादा। तो उसने कहा कि ये बात जो है ना, मेरे विरोधियों को पता नहीं लगनी चाहिए। अगर उनको पता लग जाती तो वो कुछ जैसे महात्मा गांधी या दूसरे लोग थे, वो कुछ ना कुछ अड़ंगा डाल के तो पाकिस्तान को डिले कर देते, और तब तक ये इनकी डेथ हो जाती। लेकिन ये बात किसी को बताई नहीं गई, तो इसलिए उन्होंने बनवा के छोड़ा। वो कायदे आजम बनना चाहता था, अपनी इच्छा को पूरी करना चाहता था। इधर जवाहरलाल नेहरू जो था वो बनना चाहता था प्रधानमंत्री। जवाहरलाल नेहरू को एक ब्रिटिश ऑफिसर ने यूनियन जैक के नीचे, और जो जो क्वीन थी उस समय, उसके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करवाई थी, और तब उसने मतलब शपथ ली थी। यूनियन जैक को उसने सैल्यूट किया था पहले, आजादी से पहले, थोड़ा जब वो बता दीजिए उसको यूनियन अपॉइंट जैक, किया गया। लोगों को पता। यूनियन जैक जो है वो ब्रिटिश झंडा है, अंग्रेजों का झंडा, इंग्लैंड का झंडा जो है, यूनियन जैक उसको कहते हैं। तो उसको उसने फहराया था, और उसके आगे उसने अपने अपनी सलामी दी थी। ये मतलब इतिहास में है, और साथ में मिलती भी है, वीडियो भी मिलते हैं इसके। तो उसके बाद फिर उसने जो है ना, जब भारत आजाद हो गया, तो तब उसने लिया, मतलब तिरंगे झंडे को सलाम किया, और उसने मतलब प्रधानमंत्री बना। उसकी भी इच्छा थी कि मैं बन जाऊं। एक भी वोट उसको मिला नहीं था। सरदार पटेल को मिले थे सारे वोट, मतलब 13 में से 12 वोट।
लेकिन फिर भी वो महात्मा गांधी ने उसको कहा कि सरदार पटेल को कहा कि आप मतलब अपना नाम विड्रॉ कर लीजिए। ये कितना बड़ा षड्यंत्र था। ये लोग अपने आप को डेमोक्रेटिक कहते थे और डेमोक्रेसी में ही ये विश्वास मतलब प्रैक्टिस नहीं करते। सुभाष चंद्र बोस इलेक्टेड प्रेसिडेंट था कांग्रेस का, लेकिन महात्मा गांधी ने कहा नहीं तुम चला नहीं पाओगे, तो उसने रिजाइन कर दिया। जो शांति का जो देवता था उसने उसको रिजेक्ट कर दिया, सुभाष चंद्र बोस को। वो फिर मौत के देवता के पास, हिटलर के पास चला गया और उसने वहां पर अपनी जो है ना फौज बनाई, जो कि आईएनए थी, इंडियन नेशनल आर्मी। मतलब इतना वो उसने त्याग किया। वो कार में बैठ के वो गया रातों रात और अफगानिस्तान पहुंच गया। वो इतनी उन्होंने मेहनत की लेकिन कोई कदर नहीं हुई। और बाद में सुना है कि वो मतलब भारत में भी आए, लेकिन उनको गुमनामी बाबा के तौर से ही जाना जाता है। और विजय लक्ष्मी पंडित एक बार जो है एक भाषण देने लगी थी और उसमें उसने वो कहना चाहती थी कि सुभाष चंद्र बोस से मैं मिली हूँ या मैंने देखा है। तो पंडित नेहरू ने उसकी साड़ी खींच दी और उसको कहा कि बैठ जाओ, कि ये बात मत भूलो। क्योंकि अंग्रेजों ने ये लिख के लिया था नेता इनसे, नेहरू जी से और दूसरों से, कि अगर नेताजी आपको मिल जाए जिंदा है मुर्दा तो हमें आप उनको सौंप देंगे, ही इज आवर क्रिमिनल, ये उसने कहा था। मतलब इतने बड़े बड़े जो देशभक्त थे उनको साइड में कर दिया, दरकिनार कर दिया। और मतलब तो कैसे किसी को लेकिन सर विश्वास किया वो जा तो सही सकता है, है। लेकिन वो बात है, ये बात पे मैं थोड़ा सा लोगों को ये बताना चाहूंगा कि आखिरकार जब ब्रिटिश लोग जा रहे थे तो उनको क्या पड़ी थी कि वो अगर सुभाष चंद्र बोस जी को मतलब आइडेंटिफाई करके उनको स्टॉप करना चाहते हैं। यहाँ पे एक डॉक्टर अम्बेडकर जी का एक इंटरव्यू है जिसपे जब बीबीसी का रिपोर्टर उनसे पूछता है कि क्या कारण है कि अंग्रेज चले गए, तो बाबा साहब जी कहते हैं एक तो वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ जिससे वो कमजोर हो गए थे, और दूसरा रीजन उन्होंने बताया सुभाष चंद्र बोस जी का। लेकिन साथ में उन्होंने एक बात और कही थी कि अगर वो चले भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका मकसद था अपना कंपनीज को चलाना। उनका जो कैपिटलिस्टिक और जो उनका उत्पादन व्यवस्था थी, मशीनी व्यवस्था, तो वो तो यहाँ पर रही है, वो कहीं नहीं गई है। लेकिन रावल सर एक बात बताइए, ये तो इतिहास की बात है, हमें देश मिल गया, अब अंग्रेज तो नहीं कहे ना हमें कि भैया तुम हिंदू राष्ट्र एक नया बनाओ, ये तो हम ही सोच रहे हैं ना। ये जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना हो रही है और जिस पर जोर डाला जा रहा है, क्योंकि मैं बताता हूँ, मैं कई लोगों से बात करता हूँ जो कि उतने एजुकेटेड नहीं है और खास करके दलित वर्गों के हैं, और दलित वर्गों के लोग ना वो जुझारू हुए पड़े हैं। देखिए हमारे बाबा साहेब जी की सोच या हमारी जो सेक्युलर सोच है, या हमें जो पता है कि भैया क्या समस्याएं होती हैं या नहीं होती हैं, या मोनोपोली कैसे क्रिएट करी जा रही है गवर्नमेंट के अंदर बैठ के, धार्मिक रूप से सरकार बना के, और कैसे पूरा देश का धन जो है ना वो चंद पूंजीपतियों के पास जा रहा है। लेकिन जो आम आदमी है ना जिसको कुछ मिल ही नहीं रहा, रोजगार ही नहीं मिल रहा, वो कह रहा है भाई हिंदू राष्ट्र बने। जिसकी 12,000 रुपए की सैलरी है, 8,000 रुपए के लिए वो 12 घंटे नौकरी कर रहा है, वो कह रहा है हिंदू राष्ट्र बने, तो उसका क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? क्या लगता है आपको, वो सही सोच रहा है? ऐसा जी कि जो ब्रिटिश की आपने बात की वो चले गए, वो इसलिए गए क्योंकि एक तो उनके जो उनकी जो सारी इकोनॉमी थी वो युद्ध की वजह से बर्बाद हो गई। दोनों युद्धों की वजह से, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में उनको मतलब हालांकि वो जहाज भर के ले जाते थे, जहाज में जहाज भर के ले जाते थे सोने चांदी के, यहाँ से हीरो के। जो लॉर्ड मतलब वॉरेन हेस्टिंग्स था वो बंगाल में ढेरों के ऊपर, यानी रूबीज, जो रूबीज और कीमती पत्थर जो थे उनके ढेरों के ऊपर वो चलता था और वो तो मैं कह रहा हूँ वो तो ले भी ठीक गया की वहां। बात नहीं, वो तो ठीक है, वो तो हो गया जो होना था। अब जो गरीब आदमी भारत का हिंदू राष्ट्र का सपना दिखाया जा रहा है, जिसे मीडिया पे दिन रात ये मुसलमान ने ये किया, ये मुसलमान ने ये किया, हिंदू राष्ट्र। और जैसे मेरी बात होती है, कल पहला नवरात्रा है, हमारे यहाँ पर देख रहा हूँ मैं आसपास सब जगह जय श्री राम के झंडे लग गए। जैसे कभी हम कहते थे भैया मुस्लिम लगा लेते हैं, हरे रंग के झंडे वहां लगे होते हैं, तो बिल्कुल हम उनके टक्कर, हम मतलब ये किसके टक्कर पे? ये नेशन वर्सेस नेशन है, नेशन वर्सेस पीपल हो रहा है, पुअर वर्सेस क्या हो क्या रहा है ये?
उस गरीब आदमी का क्या है, वो जो 8,000 अच्छा रुपये कमा जी, रहा है, क्या सोच रहा है मैं मतलब हिंदू राष्ट्र हूँ। आप किसी को उसकी धार्मिक जो फंक्शन है उसको करने से तो कोई रोक नहीं सकता, नहीं क्योंकि सर, ये रोक नहीं सबको सकते, आजादी है लेकिन जो अपने अपने। सुपर इम्पोज करा जा रहा है ना, पूरी सरकारी मशीनरी पैसा लगाकर, सारे मीडिया चैनल के ऊपर पैसा लगाकर, जैसे एक रिपोर्ट आई है कि मोदी जी का जो बजट, कुछ खर्चा जो उन्होंने अपने प्रचार प्रसार पे किया है, वो 7 से 10 हजार करोड़ है। और अभी लगभग 9,500, 8,500, मतलब 9,000 करोड़, 10,000 करोड़ और आइडियोलॉजी पे खर्चा होने वाला है, जो आइडियोलॉजी हिंदू राष्ट्र निर्माण में काम चल रहा है। तो वो जो हिंदू राष्ट्र आपकी फोटो निर्माण, चली गई है जी। हाँ जी, तो वो वीडियो वीडियो उस, चला गया आपका। हाँ जी सर, सर आपका चला गया, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी है। हाँ, मुझे आ आप नहीं बोलिए रही, सर, कोई भी कंटिन्यू फोटो नहीं करिए है। सर, कोई नहीं, आवाज आ रही है, वीडियो आ जाएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ जी। तो वो क्या है, ये तो सही बताइए, क्या है ये? नहीं, ऐसा है जी कि जो अपनी अपनी धार्मिक भावनाएं हैं उनके ऊपर चलने से तो कोई आदमी किसी को रोक नहीं सकता, चाहे कोई भी धर्म हो। तो ये केवल बाहर ही होता है कि किसी को, जैसे कि कोई भारतीय है तो उसको अमेरिका में कहा जाता है कि चले जाओ यहाँ से, यू वाई आर यू हेयर, यू कलर्ड वन। ये आजकल भी हो रहा है अमेरिका में। ये ज्यादा नफरत जो है ये वहीं पर ज्यादा है। हिंदू तो एक दूसरे के प्रति टॉलरेंट है। एक अगर टॉलरेंट ना होता तो ये होती ही ना। जैसे कि मैंने आपको जी सर, मैं बाबर ये का कह रहा हूँ, और हिंदू टॉलरेंट है, लेकिन जो दिन रात मीडिया के प्रचार से उसे इनटॉलरेंट बनाया जा रहा है। उसके मन में डर, मैं बच्चों से ही बात करूँ, बच्चा बात इंटॉलरेंस को। करता है ये मुस्लिम, ये हिंदू, ये हमने तो कभी बचपन में इतनी बात नहीं करी। मैं आपको बताता हूँ, मैं विश्व हिंदू परिषद के स्कूल में पढ़ा 5वीं तक। वहां पर 4 बच्चे थे हमारी क्लास के अंदर, 2 दूसरे सेक्शन में, 2 हमारे, चारों भाई बहन थे। मुझे आज भी नाम है। हाँ जी। रहनुमा थी, रहनुमा थी, शबनम थी, अकबर था, और उसका भाई था आई थिंक एक आसिफ था। और चारों जो थे वो आते थे, उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम वहां पर सरस्वती वंदना उनकी, वो सरस्वती वंदना में भी आते थे। वो हर पूरे विश्व हिंदू परिषद स्कूल में मुस्लिम अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे। आज क्या कोई मुस्लिम विश्व हिंदू परिषद स्कूल में भेजेंगे? आप ये बताइए। हम ऐसा है सुपर जी कि इम्पोज मेरे कर भी रहे हैं। क्लासमेट जो थे, मेरे भी क्लासमेट खालसा कॉलेज में मुस्लिम थे दो, और वो रहते थे पुलबंगश पे। और वो हम दोनों जो है ना इकट्ठे जाते थे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए। वो अपनी रोटी लाता था, मैं अपनी रोटी लाता था। तो वो मुझे अपनी रोटी देता था, मैं भी उसको एक अपनी रोटी देता था खाने के लिए। तो हम तो इस तरह से मतलब पढ़े हैं 1970 71 तक। और मैं, मेरे पास एक डायरी थी जिसमें मैंने चारों की फोटो को स्केच बनाया हुआ था। क्रॉस का, और ये जो गुरु नानक देव जी का जो एक ओंकार है, और ओम का, और एक और जो उनका उनका निशान है, मुस्लिम का निशान है। ये सब मैंने बनाए हुए थे, लेकिन मेरी वो भी इच्छा थी कि मैं हर एक के साथ मिलके चलूं, और मैं चलता भी हूँ। हालांकि अब जो है वो, जो पिछले 1,000 साल की जो गुलामी है, अब वो धीरे धीरे छट रही है। तो इसलिए हमें लगता है कि वो बहुत उग्र हो रहे हैं, लेकिन बेसिकली हिंदू जो है मतलब टॉलरेंट ही है। जैसे कि मैंने बाबर के बारे में बताया, बाबर को इसलिए बुलाया क्योंकि वो राणा सांगा भी एक सेकुलर इंसान थे। मतलब हिंदू होने का मतलब ही है आप सेकुलर हो, सेकुलर नहीं हो, सर, मैं, तभी आप जी टॉलरेंट हो सकते हो। रमेश सर, मैं प्रॉफिट आपसे, मोहम्मद जो है, जी, एक मिनट, प्रॉफिट मोहम्मद कहते थे कि मुझे भारत से ठंडी हवा आती है। लेकिन ये जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, किसी भी टीवी चैनल पे आप देख लीजिए, हमेशा ये जो है ना गर्म हवा और आग बोलते रहते हैं। जामिया मिलिया में एक प्रोफेसर थी, मुस्लिम प्रोफेसर थी लेडी। वो, उन्होंने एक हिंदू प्रोफेसर से शादी की जेएनयू के। वो जो मैडम थी वो मेरी मैगजीन थर्ड वर्ल्ड कॉलिंग में आर्टिकल्स लिखती थी, और वो ईरान के ऊपर उन्होंने स्पेशलाइजेशन किया था। जब ईरान में मुस्लिम क्रांति हुई थी, इस्लामिक क्रांति, तो उस पे उन्होंने काफी रिसर्च किया था। और रिसर्च के जो आर्टिकल्स थे मेरे मैगजीन में थर्ड वर्ल्ड कॉलिंग में छपते थे, मैं छापता था उनके। उन्होंने मुझे बताया कि जो वाइस चांसलर है जामिया मिलिया का,
उसने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि तुम रिजाइन कर दो, नहीं तो जमात इस्लामी मेरी गर्दन काट देगी। ये उनके शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है। तो उन्होंने उनको रिजाइन कर दिया और फिर वो मतलब किसी और जगह नहीं लगी। मतलब इतना उनसे नफरत की कि उसने सिर्फ हिंदू से शादी की, प्रोफेसर से। प्रोफेसर शर्मा थे, वो जेएनयू में हिस्ट्री के प्रोफेसर थे। उनके लेक्चर भी मैंने अटेंड किए हुए हैं जेएनयू सिटी सेंटर में, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर। बहुत विद्वान पुरुष थे, लेकिन फिर भी उनको निकाल दिया गया। सर लेकिन ये तो मुद्दे हमने जो देखे, मन्नू वो शर्मा लेडी का जो केस प्रोफेसर थी था। जामिया। सर मन्नू शर्मा का केस था, यहाँ पर हिंदुओं में भी तो आपस में जातियों में ऑनर किलिंग इतनी हुई है ना। ऑनर किलिंग हिंदू हिंदुओं के बीच में भी तो होती है ना। ये तो वहां हाँ भी कहीं होती ना है, कहीं कोई क्यों नहीं? संस्था होती है, होती संस्थागत है कुछ होती है। ये तो नहीं, मैं ये समझ कह रहा है ही। हूँ कि उस लेडी ने मुझे बताया कि जो वाइस चांसलर है जामिया मिलिया का, उसने बुलाया उसको और कहा कि मेरी गर्दन कट जाएगी, जमात इस्लामी मेरी गर्दन काट देंगे अगर तुमने रिजाइन नहीं किया, क्योंकि तुमने एक हिंदू से शादी की है। तो ये क्या नफरत है या क्या है, बताइए? हर जगह वही मतलब वो करते हैं, और हमें फिर जो है ना इल्जाम हमें दिया जाता है कि हम कर रहे हैं उनके साथ नफरत। जो उस दिन मैंने आपको रमेश बताया था कि जी। कोरोना के दौरान मुझे एक जो है ना यहाँ मीट मैंने खरीदा खाने के लिए, क्योंकि रिश्तेदार मुझे कह गया था कि उसका मीट अच्छा होता है। तो उसने थूक डाल के जो है ना मुझे दिया, ईस्ट पटेल नगर की मार्केट में। क्या आप विश्वास कर सकते हैं इस बात पर? लेकिन ये बात सच है। कोई अब ये तो वीडियो आ रहे हैं लोगों के, तो इसलिए सर विश्वास देखिए, हो मैं रहा है, रमेश लेकिन सर इस के पास बात पर आता कोई हूँ। विश्वास करता जी। ही नहीं। तो रमेश सर, आपको क्या लगता है वो जो एक आदमी 8,000 रुपये कमाने वाला, वो जो हिंदू राष्ट्र के सपने देख रहा है, 12 घंटे काम कर रहा है, उसका क्या होगा हिंदू राष्ट्र में? मैं थोड़ा सा एक बार आपके पास आऊँ, एक किताब में लेके बैठा हूँ। तो ये डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो एनहिलेशन ऑफ कास्ट जो भाषण दिया था, तो उसके अंदर है, तो हिंदू राष्ट्र के अंदर सबसे पहली बात तो है कि गांधी जी से लेके अब तक आप जितने भी शंकराचार्यों को देख लो, वो चतुर्वर्ण की जो 4 वर्ण की व्यवस्था है उसका वे समर्थन करते हैं। चतुर्वर्ण के ऊपर डॉक्टर अम्बेडकर जी ने एक बात लिखी थी इसमें, अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि रामायण में राम द्वारा शंभुक के वध की कथा से यह सिद्ध होता है कि बिना दंड प्रावधानों के चतुर्वर्ण की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कुछ लोग राम पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने जानबूझकर और अकारण ही शंभुक को मारा, पर शंभुक को मारने के लिए राम पर आरोप लगाना इस पूरी स्थिति को नहीं समझ पाना है। राम चतुर्वर्ण के आधार पर एक राजा थे। एक राजा होने के नाते चतुर्वर्ण को कायम बनाए अर्थात बनाए रखने के लिए वे बाध्य थे। इसलिए यह उनका कर्तव्य था कि वे शंभुक को मारे, जो कि एक शूद्र था जिसने अपने वर्ग अर्थात अपने वर्ण का उल्लंघन करके ब्राह्मण बनना चाहा था। इसी कारण राम ने शंभुक को मारा। तो सर ये हिंदू राष्ट्र है राम जी के समय का। राम जी को वो बुरा नहीं कह रहे, कह रहे हैं ठीक है उन्होंने तो अपना पालन किया। तो गर्दनें काटी है राम जी ने, ये बाबा साहब जी ने लिखा है शूद्रों की। शूद्र भारत की आज जनसंख्या देखा जाए तो 60 70 80, कई लोग 85 बोलते हैं, लेकिन उतनी 52% ओबीसी अगर हम, और उस समय का शूद्र अर्थात ओबीसी SC ST मिला दो, तो उस समय की मतलब ये इतनी जनसंख्या को ऐसे मार रहे थे एजुकेशन देने के टाइम पे। तो ये आएगा क्या? आपको क्या लगता है सर हिंदू राष्ट्र अगर बनता है तो? क्योंकि ये भी एक हिंदू राष्ट्र है, मैंने कहा कि ये सारे वर्ण व्यवस्था आज भी मान रहे हैं लोग। रमेश सर आपको क्या आप लगता मुझसे पूछ रहे हैं या है? नहीं, उनसे रमेश पूछ जी से। मुझसे? रमेश रमेश से अच्छा। जी सर। हाँ, देखिए देखिए, बात ये है कि जो अभी सर ने बोला, रावल सर ने, कि हम सहिष्णु हैं और दूसरे धर्म वाले सहिष्णु नहीं है, तो आज स्थिति एकदम उलट हो गई है। आज हिंदू जो सो कॉल्ड हिंदू है, तथा जो अपने को हिंदू कहता है, वो इतना कठोर हो गया है, इतना ज्यादा। मैं तो कहता हूँ कि ये एक तरह का, हालांकि जाति ही अपने आप में टेररिज्म है, लेकिन आज समाज में इतना ज्यादा डर भय पैदा हो गया है, बहुत ज्यादा डरा दिया है। इतनी वीडियोज आ रही है, हम अपने चारों तरफ भी देखते हैं।
डर का माहौल है, बहुत भयानक रूप से डर का माहौल है, और उसने जितनी सहिष्णुता थी सारी खो दी है। और ये हमारा विचार भी था कि हिंदू मन जो है, हिंदू जो अपने मन से जो है ना बहुत सहिष्णु होते हैं, बड़े वो होते हैं। ये हमने 84 के राइट्स में भी देख लिया। इन्होंने हिंदुओं ने जो अत्याचार किया सरदार पे, वो उनका हम सर पे एकदम दिल्ली से में स्पष्ट हो सर गया था। दिल्ली में सैकड़ों जर्जर हमारी धारणा कॉलोनी तो है। उसी समय टूट सर गई थी। दिल्ली में, दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली में सैकड़ों जर्जर कॉलोनी है जहाँ पर 99% जो हिंदू हैं वो दलित है। इन्होंने स्वतंत्र राष्ट्र के अंदर जमीनें तो ढंग से दी नहीं, ये कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? भाई इन्होंने क्या है, देखिए मुस्लिम का इन्होंने जो डर है, इस देखिए किसके, हिंदू राष्ट्र किसके विरुद्ध है? इस्लाम के, किसी और धर्म के तो विरुद्ध नहीं है। तो ये जो इस्लाम का जो वो है फैंटम एनिमी है, ये फैंटम एनिमी क्रिएट किया गया है, छद्म क्रिएट किया गया है जो कहीं लेकिन है सर नहीं। छद्म की जैसे बात है, भगवान छद्म कहीं होता नहीं तो, है। अगर छद्म होता तो 47 में बंटवारा क्यों होता? अरे नहीं नहीं, लेकिन अब किया गया है ना, अब तो छद्म ही है। अब कहाँ, अब कौन सा डर इनको सता रहा है? अब तो बहुसंख्यक हो गए ना, अब काहे का डर है? तो ये डर पैदा करके इनके अंदर असुरक्षा की भावना पैदा करी हिंदुओं के अंदर, और उन्हें एक दुश्मन क्रिएट कर दिया जानबूझ के। भाई कहे के दुश्मन है, मेरे तो समझ में नहीं आता काहे की दुश्मनी, किसके विरुद्ध उन्होंने दुश्मनी खोल सर दिया? मेरी एक कौन फ्रेंड सा मेरी दुश्मन एक का फ्रेंड थी वो मेरी एक अपना फ्रेंड थी जो वो हाईली मोर्चा खोला हुआ है, काहे की मेरी एक दुश्मनी? मेरी एक फ्रेंड थी जो बहुत ही हाईली एजुकेटेड फैमिली से थी। वो मुझे ये कहती थी कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपोगंडा करता है। भारत के अंदर रह रही है, बहुत हाईली एजुकेटेड फैमिली है, बहुत रिच फैमिली, और उसकी सोच मैं अब की बात नहीं, काफी साल पहले की है, कि भारत हाँ पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगंडा करता है। आप बताइए, मैंने तो कभी भारत को कोई प्रोपोगंडा करते हुए देखा ही नहीं। भाई, अभी तो हम लोग समाचारों में पढ़ रहे हैं कि भारत की जो रो है इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके खिलाफ भी अमेरिका में बड़े वो हो रहा है। तो अब क्या कर सकते हैं? आजकल तो प्रोपेगेंडा का जो सूचनाओं का जो आजकल का युद्ध जो है वो सूचनाओं का युद्ध है। वो फिजिकल सर नहीं मैं है, जो आपको बात बता रहा हूँ ना, हथियारों का 26 नहीं साल है। पुरानी बात बता रहा हूँ सर, मैं आपको 26 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। जी। उस समय की बात बता रहा हूँ जब भाई ये पीटीवी आता था, उसे बैन किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। देखिए, असल में निखिल जी, बात क्या है कि अभी देखिए ये भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। किसी धर्म को सरकार को प्रश्रय नहीं देना चाहिए। सरकार को ना तो किसी धर्म को पराजित करना चाहिए, ना ही किसी का विरोध करना चाहिए। जी धर्म सर, मैंने आपकी प्रत्येक बात व्यक्ति का रख ली, इंडिविजुअल मैं समझ मामला गया है। आपकी बात। ये देखिए हो सकता है कि कुछ सोच रही इंडिविजुअल हो, रहे। टाइम कम है इसलिए थोड़ा सा मेरे को रोकना पड़ रहा है। जी हम आपकी बात को लेते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के जी लिए, राहुल सर का भी। जी, ठीक है। हमारा कोई मकसद नहीं है कि किसी के भी बुरा बोलना, कोई हो सकता है किसी की सोच हाँ कैसी रही हो, लेकिन सोच तो बदल जाती है, मेन बात ये है। सोच बदलती है और हमें सबको बिल्कुल अपनी सोच बदलनी है अपने देश के हिसाब से, और मिलजुल के चलना है। बिल्कुल जी। बिल्कुल, प्रेम मोहब्बत रहे। जी सर, जी सर। तो बहुत बहुत ठीक धन्यवाद सर आपका। ठीक है। जी सर, जय भीम अच्छा, जय थैंक यू। भारत। जी सर। मेरी फोटो आ रही है है। नहीं आ रही?